बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी एक ऐसा लुच, नया लुच तलने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं जिससे मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी और बेयकीनी की जो सूरत हाल है इसमें मज़ीद इजाफा होगा। ये लुच कहाँ पे तैयार किया गया है और ऐवान सदर में इस हवाले से क्या तैयारियां हो रही हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब के जो कानूनी मशीर हैं उन्हें सीधा रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे। और एक और बड़ी अफवाह है इस वक्त कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था तहरीक इंसाफ के दौर में भेजा गया 2019 में, वो बहाल होने वाला है। इसमें किस हद तक हकीकत है, और वफाकी हुकूमत ने ये तहिया कर लिया है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो अहकामात जारी किए थे, जो इक़दामात करने का हुक्म दिया था, उनको नहीं माना जाएगा। ये तौहीन अदालत की कार्रवाई से कैसे बचेंगे? क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? ये मामला भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, वो इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि जो इंडिपेंडेंट जज हैं, जो हम ख्याल जजों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले जजेस हैं, उनके साथ कोई अच्छे तल्लुकात पैदा हो जाए, कोई खुशगवार माहौल हो जाए, या कोई वर्किंग रिलेशनशिप कम अज़ कम इस तरह के हो जाए। जो ये इस वक्त ये फ़ज़ा बनी हुई है, ये तासर बना हुआ है कि बहुत बुरी तरह सुप्रीम कोर्ट तकसीम है और जजेस जो हैं, एक ग्रुप के जज दूसरे ग्रुप के जजों से हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं। कुछ मुलाकातों की बातें भी हैं कि चीफ जस्टिस ने कुछ जजेस से मुलाकातें की हैं। हफ्ता के रोज़ जब उन्होंने अगले हफ्ते का रोस्टर जारी किया तो उस वक्त मैंने ये ट्वीट किया था। ये इस रोस्टर से ये लगता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस तासर की नफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तकसीम है। तो वो जो रोस्टर है उसमें जो बेंच नंबर 1 है मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो कायम है, उसमें उन्होंने 2 जजेस वो शामिल किए हैं जो जिनको इंडिपेंडेंट जज समझा जाता है, यानी मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी और मिस्टर जस्टिस अतर मनिल्ला। और बाकी बेंचों में भी उन्होंने कुछ ऐसी तकसीम की है कि हम ख्याल जजेस बैठे हुए हैं और साथ ही जो इंडिपेंडेंट जज जिनको समझा जाता है वो बैठे हुए हैं। एक 2 रुकनी बेंच तो ऐसा है जिसमें दोनों जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो मौजूद हैं। मसलन मिस्टर जस्टिस तारक मसूद साहब हैं उसमें और मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। कुछ लोगों का ख्याल जो बारीक नुक्ता निकाल कर आते हैं, दूर की कौड़ी लेके आते हैं, वो कह रहे थे शायद इसलिए जो बेंचों की तश्कील इस तरह की गई है कि जैसे काजी फायज ईसा साहब ने अज खुद नोटिस ले लिया था और 184 सब आर्टिकल 3 के तहत कार्रवाइयाँ जो हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात की समाअत हुई है वो रोक दी है, इस तरह का कोई काम ना हो जाए। तो ये जो एक मैंने बेंच का जिक्र किया है जस्टिस तारक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वाला, तो उनके पास तो ये इख्तियार है ना कि वो ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये कोशिश की है कि तमाम जजेस आपस में कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप तो पैदा हो ना उनके दरमियान, वर्किंग रिलेशनशिप तो होनी चाहिए ना। और फिर तारक मसूद साहब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन है और रेफरेंस भी फाइल हो चुका हुआ है, प्राइवेट एक वकील साहब ने किया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ। तारक मसूद साहब इस वक्त तीसरे नंबर पे हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। उनके बारे में कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी हुई थी कि वो 20 अप्रैल इसी माह 20 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। वो ऐसा नहीं है। वो असल में ये है ना कि जो वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जो जजेस का तारफ है एक एक जज का, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई। इससे किसी ने फ़ायदा उठाया और 20 अप्रैल एक अफरा तफरी पैदा करनी है ना यार इन लोगों ने कि जनाब वो तो तारक मसूद साहब तो निकल जाएंगे, तो फिर वो क्या फॉर्मेशन होगी उसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, फिर एजाजुल हसन साहब आ जाएंगे तो फिर क्या बनेगा। इस तरह की बातें शातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 मार्च 1959, यानी 1959। इस तरह वो 10 मार्च 2024 को अपनी ओहदा से रिटायर होंगे। ये बताना ज़रूरी था ताकि जो गलतफहमी फैल रही थी कि पता नहीं क्या हो जाना है, तो उसकी जो तश्कील बदल जानी है,
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, वो वैसे उस पर अगर तफसील से बात करें तो पूरा भी इलाक चाहिए। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल साहब इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई मसालत की फ़ज़ा बन जाए सुप्रीम कोर्ट में। हफ्ते के रोज़ उन्होंने जो उनके हम ख्याल जजेस हैं उनके साथ मुशावरत की, एजाज अल एहसन साहब के साथ मुशावरत की, मुनीब अख्तर साहब के साथ मुशावरत की, और भी सुना है कि एक दो जजेस के साथ उन्होंने, जो हम ख्याल जजेस हैं उनके साथ मुशावरत की। इतवार के रोज़ उन्होंने उन जजों से मुलाकात की कोशिश की जिन्हें हम इंडिपेंडेंट जज कहते हैं, और उन्होंने अतर नीला साहब को पैगाम भेजा मुलाकात के लिए। तो इतला ये है कि कोई उनकी फैमिली की मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो मुलाकात नहीं कर सके, और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ उन्होंने सरदस्त मुलाकात की कोशिश नहीं की। वो मे भी सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात की कोशिश करें, लेकिन दो जजेस के साथ मेरी इतला के मुताबिक उनकी मुलाकात हुई है। एक तो मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं और दूसरे मिस्टर जस्टिस अमीन उद्दीन खान साहब हैं। वहाँ कुछ ऐसी ही बातें हुई हैं कि इस मुश्किल से कैसे निकलना है, ये जो इंतशार पैदा हो गया है, जो वाज़ेह तक़सीम नज़र आ रही है अदलिया के वक़ार के लिए, इसको कैसे इस तासर की नफ़ी करनी है, कैसे दूर करना है। तो मेरी इतला के मुताबिक उन्हें यही कहा गया है कि जनाब आप इसके लिए कोशिशें जारी रखें, ये आप ही ने बेंचों की तश्कील वगैरह इधर उधर जो भी मामलात होंगे उनकी वजह से ये तासर सारा फैला है, और ये तासर ख़त्म होना चाहिए। हम आपके साथ हैं इस हवाले से, लेकिन कोशिश जो है ये आप ही को करनी होगी। वहाँ वो जो खुलासा एक मैं बयान करूँ पंजाबी में, उनका जनाब असल गल है कि थोड़ा देर एतबार नहीं करते लोग। उन्होंने तो अपने अल्फाज में मनफूफ अंदाज में बात की होगी ना, ज़ाहिर है वो बरादर जज हैं और वो चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने अपने अंदाज में बात की होगी, लेकिन उसका पंजाबी मफहूम यही है कि भाई जी तुसी कुछ काम ऐसे किए ने कि थोड़े बरादर जज थोड़े देर एतबार करने लिए तैयार नहीं। तुसी वादा करते हो मीटिंग दे विच, अतर नीला साहब ने जरा लैटर लिखे नोट वो गल कर रहा मैं, तो वो आपने पूरा नहीं किया। और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहाँ बंदयाल साहब जो हैं वो वादा करके उसको पूरा नहीं कर सके। बहरहाल लगे हुए इस कोशिशों में, इन कोशिशों में कि मामला किसी हद तक दुरुस्त हो जाए। और अब जो है काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाला जो मामला है, आपको याद होगा कि 2019 में काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फाइल किया गया था इंसाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से। सदर साहब ने वो रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा था, और फैज़ाबाद धरने केस में जो काजी साहब ने जजमेंट दी थी, कहा यह जा रहा था जनाब उसमें, क्योंकि उन्होंने फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जो मुलव्वस थे फैज़ अमीर साहब और आर्मी चीफ वगैरह जो भी लोग थे, उन्होंने कहा जनाब उनका भी तयन किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो ज़ाहिर है ये इस्टेब्लिशमेंट को तो ये चीज़ मंजूर नहीं थी, और ये जो हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी उस वक्त तो जनाब ये बहुत ही ज़्यादा एक पेज पे थे। तो इन्होंने जनाब उनके कहने पे वो रेफरेंस कर दिया। जब रेफरेंस फाइल होता है तो दो चार पेशी में पता चल जाता है। एक तो काजी साहब के खिलाफ उन्होंने रेफरेंस फाइल किया था, और दूसरा गोल तो मिट्टी लाने वास्ते एक तासर देने लगे जनाब ये काजी साहब नहीं सिर्फ बाकियों के खिलाफ भी हम कर रहे हैं जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं। सिंध हाई कोर्ट के मिस्टर के आगा जो हैं उनके खिलाफ भी यही रेफरेंस इसी नोयत का बैरून मुल्क जायदादों का रेफरेंस जो है। अब उस दोनों पे समात शुरू हुई। अब के आगा वाला रेफरेंस पता नहीं कहाँ चला गया। कभी सुना है कि के आगा वाले रेफरेंस में कुछ हुआ था, वो डिस्पोज ऑफ हो गया था, निपटा दिया गया था, या बंद कर दिया गया था, या पेंडिंग पड़ा हुआ है, सुना है? अच्छा, अब जो सूरत बनी हुई है कि खुल्लम खुल्ला एक तरह से लड़ाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब एक और नोट दिया है काजी साहब ने, जो वेबसाइट पे डाला था इन्होंने फिर हटा लिया गया, और मेरा ख्याल है कि जो वेबसाइट से हटाना है ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है, वो एक जज को बुर्दबार होना चाहिए और तमाम लोगों के साथ मसावी सलूक करने वाला होना चाहिए। तो उनको हटा के ये मेरा तो ख्याल है इस तासर की जो है वो उसको तकवीत मिलती है कि बुर्दबारी का मुजाहरा जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जा रहा। बहरहाल अब जब उन्होंने देखा कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो ये तुले बैठे हैं, जो हुकूमत ने कहा वही करना है, तो फिर उन्होंने एक दरखास्त दायर कर दी, उस रेफरेंस को चैलेंज कर दिया। उस पर 10 रुकनी बेंच ने
समाप्त की और 19 जून 2020 को उन्होंने हुक्म दिया 7-3 के साथ। तमाम जजों ने रेफरेंस खत्म कर दिया, लेकिन 7 जजों ने यह कहा 10 में से कि जनाब ये मामला जो है ना, जो सरीना काजी है उनकी अहलिया, उनकी जो जायदादें हैं उनकी बाबत तहकीकात के लिए उन्होंने मामला भेज दिया एफबीआर को, और साथ ही एफबीआर को यह भी कहा कि इसकी रिपोर्ट फिर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देनी है। यानी एक तलवार लटका दी उनके ऊपर। इसके खिलाफ फिर एक नजरसानी की दरखास्त दायर की गई, काजी साहब ने दरखास्त दायर की, और बाद में सरीना काजी साहबा भी उसमें फरीक बनने के लिए अदालत में आई। उसका 26 अप्रैल 221 को एक फैसला होता है, वो भी 10 रुकनी बेंच होता है। वो 4-6 से ये फैसला होता है। बंदियाल साहब मेन केस में भी ये कह चुके हुए थे कि मामला जो है एफबीआर में जाएगा, और जो नजरसानी का केस जिसका मैं कह रहा हूँ कि 26 अप्रैल 2021 को फैसला होता है 4-6 में, ये अकलियत में थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा था जनाब मामला जो है ये भेजिए आप एफबीआर को, लेकिन 6 जजों ने कहा कि नहीं, उसके पास एफबीआर के पास जो है वो मामला नहीं भेजा जा सकता, और जो एफबीआर की रिपोर्ट है उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी अदालती फोरम पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने जजमेंट दे दी, और इस जजमेंट के बाद तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है वो चुप नहीं बैठी। उन्होंने जनाब एक क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी। ये पाकिस्तानी जो कानून है इसके मुताबिक इसका कोई तसव्वुर नहीं, यानी ये दूसरी नजरसानी की दरखास्त होती है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सिर्फ एक मरतबा नजरसानी हो सकती है, ये दूसरी नजरसानी नहीं हो सकती। भारत में ये कानून है कि वहाँ एक नजरसानी के बाद दूसरी नजरसानी के लिए भी दरखास्त दायर हो सकती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो जो क्यूरेटिव पिटीशन थी, रिव्यू पिटीशन, उस पे इतराज लगा दिया अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जनाब ये दूसरी पिटीशन फाइल नहीं हो सकती। अब जो मौजूदा हुकूमत है इसने एक मुतफर्रक दरखास्त दायर की है उस दूसरी नजरसानी की दरखास्त में कि जनाब ये हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, और इसकी आज 10 अप्रैल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने चैम्बर में समाअत कर रहे हैं, यानी जो ऑब्जेक्शन केस है उसकी समाअत करने वाले हैं। तो इससे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जनाब वो बहाल कर देंगे, रेफरेंस बहाल हो जाएगा, इनकार कर देंगे, जनाब वापस नहीं देनी। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मैंने अर्ज किया कि दूसरी नजरसानी की दरखास्त का पाकिस्तानी कानून में ना कोई जिक्र है, ना वो फाइल हो सकती है। उस पर तो पहले ही ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। अगर फर्ज करें ये नहीं मानते, नहीं जनाब मैंने तो बेंच बनाना है, फिर भी 10 रुकनी बेंच पहले बनेगा। नजरसानी की में तो वो जो स्कोप है वो बहुत महदूद होता है, सिर्फ ये देखना होता है कोई कानूनी सुकम तो नहीं रह गया, और फिर नजरसानी के ऊपर एक और नजरसानी, उसकी तो गुंजाइश ही नहीं बनती। तो मेरा ये ख्याल है कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो एक तो गुड जेस्चर होगा कि जनाब काजी साहब देखें ना, जनाब काजी साहब के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते थे, वो दूसरी रिव्यू पिटीशन जो है उसको मंजूर कर सकते थे, वो बेंच बना सकते थे, ऑब्जेक्शन दूर कर सकते वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और दूसरा एक कानूनी तकाजा है, ये पूरा हो जाएगा कि ये पिटीशन जो है क्रिएटिव रिव्यू पिटीशन ये डिसमिस हो जाएगी, ये यानी कि काबिल समाअत ही नहीं होगी इब्तदाई तौर पर ही, और हुकूमत ये कह रही है हम जनाब वापस लेना चाहते हैं। वो पहले इतराज़ लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें एमी हाइप क्रिएट की हुई है लोगों ने कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा 100% यकीन है अपने ज़राए पे कि नहीं होने वाला कुछ भी। अच्छा, अब जनाब दूसरा मौजू कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब क्या लुच तलने वाले हैं, क्या अफरा तफरी फैलाने वाले हैं। ये आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर साहब के पास पहुंचा, सदर साहब ने उसका कर दिया हुआ है वापस। अब पार्लियामेंट आइन के तहत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, अगर वो उसे मंजूर कर लेती है तो दोबारा सदर साहब के पास जाएगा, और 10 दिन तक सदर साहब अगर उसकी मंजूरी नहीं देते तो वो खुदकार तरीके से ऑटोमेटिकली एक्ट का दर्जा उसको मिल जाएगा। वो ये वही वाला है ना एक्ट जिसमें वो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में 184 समेत सारे मुकदमात जो हैं उनके लिए जो बेंचों की तश्कील है वो
چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کی ایک کمیٹی کرے گی، اور پھر 184 سب آرٹیکل 3 یا اس کو نوٹس وغیرہ کے جو مقدمات ہیں اوریجنل جیورسڈکشن کے، ان کا تعین بھی وہ کمیٹی کرے گی کہ جناب یہ واقعتاً اس زمرہ میں آتے بھی ہیں، شمار ہوتے بھی ہیں، یہ کہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز دی گئی ہے کہ نظر ثانی کے ساتھ ساتھ اپیل کا حق دیا گیا ہے کہ اوریجنل جیورسڈکشن میں جن مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں فری کین کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر اپیل فائل کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو ماضی کے مقدمات ہیں ان میں بھی ایک مرتبہ یہ حق دیا جا رہا ہے اپیل کا۔ تو اب یہ دوبارہ منظور ہونا ہی ہونا ہے ہر صورت میں، اور یہ دوبارہ صدر صاحب کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ اب صدر صاحب کیا پلان کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ موجودہ حکومت کو ہر جگہ ہر محاذ پہ تنگ کرنا ہے، ملک میں افراتفری پھیلائے رکھنی ہے، فتنہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویوز مختلف میں اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب اسمبلی جو ہے وہ میں نے اپنے وکلا کے مشورے پہ توڑی تھی، قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد میں نے یہ اسمبلیاں توڑی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا تھا جناب 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں گے۔ مینوں کی پتا کہ 90 دن تو بعد انہوں نے اگے لے جانا ہے، کر دینا ہے، مختلف رستے کر لینے وغیرہ وغیرہ۔ اب جو ان کے وہ وکیل ہیں، قانونی ماہرین ہیں، انہوں نے تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اور اپنی پوری ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت میرے جیسے لوگ جو ہیں، جو ماہرین قانون میں جن کا شمار نہیں، تو وہ بھی کہتے تھے جناب یہ الیکشن نہیں ہونا، اور بھی لوازمات ہیں الیکشن کے آئین میں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا الیکشن ہو جانا ہے ہو جانا، وہ نہیں، حکومت نے نہیں ماننا۔ ابھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کی تھی، اس وقت سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کی بھول ہے کہ یہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ جو وکیل ہیں قانونی ماہرین، ان کی اپنی سروائیول کا مسئلہ بنا ہوا ہے، انہوں نے خان صاحب کی نظروں میں زندہ رہنا ہے، وہ خان صاحب کو اب کسی صحیح نتیجے پہ پہنچنے نہیں دے رہے، نئے نئے نکات نکال کے لا رہے ہیں، جناب یہ کرنے تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ نکالنے تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں، سپریم کورٹ میں چل جائیں، صدر کو فلاں کام کے لیے استعمال کر لیں۔ اب وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں صدر صاحب کو، اور صدر صاحب بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس حوالے سے تیاری شیاری کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی تو قانونی ٹیم ہوتی ہے نا، وہ ایک ریفرنس تیار کر رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت۔ آئین کے آرٹیکل 186 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عوامی اہمیت کا کوئی بھی قانونی سوال وہ صدر مملکت سپریم کورٹ کو بھیج سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جیورسڈکشن ہے، صدر صاحب ریفرنس بھیجتے ہیں، اور پھر اس پہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنتا ہے، وہ پھر اپنی رائے دیتا ہے۔ وہ رائے اسی طرح بائنڈنگ ہوتی ہے، اس پر اسی طرح عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے سپریم کورٹ کے دیگر احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ایک ریفرنس تیار کروا رہے ہیں صدر صاحب سے، اور لگے ہوئے ہیں کہ 186 کے تحت جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ آپ سپریم کورٹ کو بھیج دیں۔ جب یعنی اب پارلیمنٹ سے منظور ہو کے دوبارہ صدر صاحب کے پاس جائے گا تو صدر صاحب 10 دن تک انتظار نہیں کریں گے، بلکہ اس کو جلد از جلد ایک آدھ دن میں سپریم کورٹ کو بھیج دیں گے، اور پھر سپریم کورٹ وہ اب جنگل کا شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، وہ انڈے دے یا بچے دے اس کی مرضی، وہ سٹے کر دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ میں نے پہلے بھی ہسوا بل، آپ کو یاد ہوگا کہ ہسوا بل کی میں نے مثال دی تھی کہ 2003 میں شمال مغربی سرحدی صوبہ جو اب کے پی ہے، خیبر پختونخوا، وہاں کی حکومت نے ایم ایم اے کی حکومت تھی، تو انہوں نے ہسوا بل شریعت کے نفاذ کے لیے ایک بل صوبائی اسمبلی نے پاس کیا تھا۔ تو اس وقت کے جو صدر تھے مشرف صاحب، انہوں نے یہ ایڈوائزری جیورسڈکشن میں ایک ریفرنس بھیج دیا تھا سپریم کورٹ کو، اور گورنر کے سائن ہونے سے پہلے یعنی بل ہی کی شکل میں اس کو قلعدم کر دیا گیا تھا، کہہ دیا گیا تھا جناب یہ آئین سے متصادم ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ اگر چاہے، صدر صاحب جو کوشش کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے کوشش کر رہے ہیں، ہم خیال ججوں کے آسرے پہ یہ ایک واردات ڈالنا چاہتے ہیں، اور جو سپریم کورٹ میں فضا مجھے نظر آ رہی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم خیال جو ہے اس حد تک فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلنے کی پوزیشن میں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب صدر نے پہلے کیوں نہیں بھیج دیا
کہ جب 15 दिन वाला जो उनके पास था कि अपने पास रख सकते थे, उन्होंने पार्लियामेंट की बजाय वापस भेजने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं भेजा? भाई अगर उस वक्त जाते तो फिर ये एक नुक्ता था कि वो कहते हैं जब कबल वक्त आ गए हैं, अभी तो पार्लियामेंट को आपने दोबारा भेजना था, देखें तो सही पार्लियामेंट क्या कर रही है। अब जब पार्लियामेंट दोबारा पास कर लेगी तो सदर साहब ये जो लुच्छ है ये तलेंगे, उन्होंने ये तहिया किया हो, लेकिन वो उधर दूसरे भी लगे हुए हैं ना। जो मैंने कहा था सदर के पास कुछ टीमें जा रही हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि सदर साहब बिहेव लाइक ए प्रेसिडेंट, तो सदर के तौर पर बिहेव करें, तो मे बी वो कोशिश करें कि सदर बाज रहे। लेकिन सदर साहब तो बने हुए हैं कारकुन इनके पीटीआई के, वो सदर पाकिस्तान है ही नहीं। अब तक की सूरत यही है कि वो कहते हैं जनाब 186 के तहत मैंने ये अपना इख्तियार इस्तेमाल करना। मेरे बारे में और भी बहुत सारे सवाल हैं कि जनाब 186 के तहत उनका इंडिपेंडेंट इख्तियार है या वो काबीना की मशावरत या एडवाइस के पाबंद हैं, ये चीज़ें भी देखने वाली हैं ना। लेकिन जब कानून और आइन को रोंदते हुए गुजर जाने का तहिया कर लिया गया हो हम ख्याल जजों के जरिए, तो फिर तो ये उनके लिए एक मामूली सी बात होगी, मामूल की कार्रवाई होगी सदर साहब की कि जनाब मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ वफाकी काबीना के इजलास में जनाब रकम देने की मंजूरी नहीं दी गई। इन्होंने कहा था ना कि 10 अप्रैल तक, वैसे तो अभी 12 बजे तक टाइम है ना, उन्होंने कहा जनाब 21 अरब रुपया दे दें इलेक्शन कमीशन को चुप करके, और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि अगर नहीं देते तो हमें आके बताएं सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। वो कबीना ने वही फड्डा डाल के बैठी हुई है जनाब, ये 3 जज उन्हें क्या फैसला कैसे कर रही है। वो जो बुनियादी केस था इलेक्शन वाला, सुओ मोटो वाला, कि पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाए जाए, वो तो 4-3 से मुस्तरद हो गया था। तो ये उसकी कंटिन्यूटी है। ये 3 जजों ने जो फैसला दिया, हम ख्याल जजों ने, बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर और एजाज अल हसन साहब ने, तो ये तो कोई फैसला ही नहीं, हुक्म ही नहीं, हम नहीं इसको मानते। अब इन्होंने ये फैसला किया है कि जनाब ये मुशावरत के लिए, जैसे वो कह रहे हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन में, अब ये पार्लियामेंट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन में जा रहे हैं कि जनाब आप हमें मशवरा दें, आपने तो कहा है कि उस फैसले को नहीं मानना, आपने करारदाद पास की है कौमी असम्बली ने, तो अब हमें बता दें कि हम क्या करें इस फैसले की। ये फैसला तमाम सामने रखेंगे, 4 जजों का फैसला सामने रखेंगे, जो भी रोला छोला है वो सारा बताएंगे पार्लियामेंट को, और फिर वहाँ एक करारदाद, बिल नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूँ फिनांस बिल नहीं आ सकता। अगर फिनांस बिल ले आते हैं ये कि पैसे हमें चाहिए 21 अरब हमने देने हैं, मंजूरी दे दे, और वो मुस्तरद हो जाए, तो ये अदम एतमाद है हुकूमत पे। हाँ, करारदाद आएगी, एक करारदाद की शक्ल में पार्लियामेंट उन्हें पाबंद कर देगी कि जब तो तुम पहलों क्या से नहीं बनाना, हूँ तुझे पैसे कितों देने हैं। और फिर इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ अगर बात जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वो देखना पड़ेगा किन लोगों पे लगाते हैं। क्या पूरी पार्लियामेंट पे तौहीन अदालत लगा देंगे? और जो पीडीएम में शामिल तमाम जमातें हैं उन्होंने भी कहा नहीं पैसे देने, नहीं गल मननी, तो क्या तमाम जो सरबराहान है पीडीएम और हुकूमत में शामिल जमातों के, उनको पकड़ेंगे या फिर सिर्फ वज़ीर आज़म को पकड़ने की कोशिश करेंगे? तो वो तो आप ही का फैसला है। वो आपने ही कहा हुआ कि जनाब जो हुकूमत से मुराद जो है वो काबीना और वज़ीर आज़म, अकेला वज़ीर आज़म कुछ नहीं होता, तो फिर सारी काबीना को पकड़ना पड़ेगा, या फिर जो वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस जो भी उसका नाम है उसको बदल दें आप कि हुकूमत से मुराद सिर्फ वज़ीर आज़म है। अब सेक्रेटरी खजाना को पकड़ने वो कहा जी मैं कितने पैसे देने हैं, काबीना मंजूरी देगी तो मैं पैसे देवांगा ना, मैं पैसे कितों देने हैं। और वो वजारत दफा जो है वो 17 तक जो उन्होंने प्लानिंग श्लैनिंग देनी है और बंदे बुंदे इकट्ठे करने हैं, वो बंदे शंदे तो हो नहीं रहे। पंजाब हुकूमत ने भी जो पूरी रिपोर्ट है वो मुरतब कर ली हुई है कि जनाब 3,92,000 पता नहीं कितने एहलकार चाहिए पंजाब पुलिस को देने, बंदे नहीं है कैसे कितों दिए, साढ़े को जो बंदे हो सके दे देंगे, यही उन्होंने कहना है। वो मैंने बताया ना कौमी सलामती कमेटी के इजलास में उन्होंने कहा कि नवा ऑपरेशन शुरू करना है, एक बड़ा दहशतगर्दां के खिलाफ 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो रिपोर्ट आनी है, कमेटी बना दी है, तो वो भाई फिर कैसे वो बंदे दे सकेंगे? ये सारा एम ही सुप्रीम कोर्ट बस एम ही उसने अपना एक सिंह फंसा लिया है, और ये सिंह जो है वो निकल जाएगा। वैसे कहते सिंह ज़्यादा फंस जाते वो कट भी देईदा बिचों सिंह, मे भी कुछ ऐसी बात भी हो रही हो। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।